पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फल बागों में फल गिरने की समस्या और रोकथाम के उपाय। अंडा उत्पादन के लिए करें लेयर मुर्गी पालन। अपने राज्य में आम के बागों में फलों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में फलों के गिरने की समस्या से आमतौर पर सभी किसान परेशान रहते हैं और किसानों की यह समझ भी नहीं आता है कि फलों के झड़ने की वजह क्या है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक सिंह से। आम में मंजर के बाद से जो है मटर के समान जो दाना बन गए हैं, उसमें दाना आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से गिरता है। तो उसको गिरने से बचाने के लिए एक तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान देना है कि अपने बगीचे में नमी को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि ज़मीन पूरी तरीके से सूखा हो जाए फिर एकाएक नमी पानी लगाएं। इसके अलावा दूसरा चीज़ कि हम अभी उसमें प्लानोफिक्स जो हार्मोन जो आता है मार्केट में, उसका 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम डालते हैं तो दाना गिरने का समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी हम छिड़काव करें तो उसमें हम फफूंदनाशक के रूप में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब भी 1 से लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं। तो उसमें फंगस का भी अटैक नहीं होता और दाना स्वस्थ रहता है और फल भी अच्छे होते हैं। फल गिरने का समस्या और फल फटने का समस्या बहुतायत देखा जाता है। तो फल गिरने का जो समस्या होता है तो शुरुआती दौर में फल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जैसे दाना का साइज बड़ा होने लगता है, फल गिरने का समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और फल गिरने से हमको बचाने के लिए जैसा कि हमने पहले भी बताया, प्लानोफिक्स 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से 1 ml 4.5 लीटर पानी के हिसाब से हम घोल बनाते हैं। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हों तब करें। और उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं। और इसके अलावा जब फल फटने की समस्या आती है तो फल फटने का समस्या थोड़ा सा लेट स्टेज में आता है। जब आम मैच्योरिटी के करीब में जब पहुंचता है तब फल फटता है। जब फल फटता है तो उसके अंदर मक्खी बैठ करके अंडा देती थी, जिससे फल में पिल्लू भी पड़ जाते हैं। तो फल फटने की समस्या मुख्य रूप से बोरान की कमी के कारण होता है। तो ऐसी दशा में जो बाजार में मिलता है वाटर सॉल्युबल बोरान जो होता है उसका जो है 2 ग्राम
पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव करें तो इससे हमारा फल फटने की समस्या नहीं आएगी। और उसके अलावा भी कि हम अगर बात करें अगली फसल के लिए, तो जब हम फल तोड़ते हैं जुलाई अगस्त में जब फल टूट जाता है तो उस समय जो पौधे के उम्र के आधार पर अनुशंसित मात्रा में बोरेक्स जो सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से आता है बाजार में मिलता है, उसका हम जो है 100 से लेकर के 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो अगले साल जो हमारा फल आएगा उसमें फल फटने की समस्या नहीं होगी। और बोरान की कमी से भी फल हमारा गिरता है, क्योंकि बोरान एक ऐसा पोषक तत्व है जो पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, इसीलिए बोरान का काफी महत्व हो जाता है। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। देखिए, फर्टिलाइजर हम अगर बात करें तो फर्टिलाइजर बेसल डोज हम नहीं दे सकते हैं। अगर हमको जो भी देना है तो हम लोग फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। उसमें हम लोग NPK या सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मल्टीप्लेक्स का जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जो है अगर मान लीजिए हमको मल्टीप्लेक्स देना है तो उसमें 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम उसको दे सकते हैं। और जब भी दवा का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्टिकर जरूर मिलाना चाहिए। स्टिकर मिला करके शाम के समय हम छिड़काव करें। इस प्रकार से हमारा NPK का माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी हमारा जो डिफिशियंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा जब आप देखते होंगे जब टिकोला जैसे बड़ा होने लगता है उसमें उसके अंदर बोरर टाइप से कीड़ा लग जाता है तो उसके अंदर घुस करके बुरादा भी निकालने लगता है। तो इस कीड़ा से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं। जैसे हम एक बात करते हैं कि इमामेक्टिन बेंजोएट, उसका जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर छिड़काव करते हैं शाम के समय में तो उससे भी इससे छुटकारा मिल जाता है। देखिए, सिंचाई तो जनरल तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए बौछारी सिंचाई जिसको स्प्रिंकलर बोलते हैं उसका काफ़ी महत्व होता है। उससे हमारा फल का साइज भी बढ़ता है और फल गिरना भी इससे भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर किसान भाइयों के पास अगर और इस पर जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी मात्रा में सब्सिडी भी दिया जा रहा है तो प्रयास करें स्प्रिंकलर लगाएं अपने बागों में। और उसके अलावा जो हम टपक सिंचाई की बात करते हैं वो उसका भी काफ़ी महत्व है। उससे क्या होता है, अनावश्यक रूप से हमारा जल का जो है व्यय नहीं होता है और उसमें हम वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर होते हैं जैसे NPK चाहे और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं उसको उस पानी के साथ अगर हम दे देते हैं तो हमारा जो है बहुत हद तक जो है फल का गुणवत्ता भी सुधरता है और जो फल का जो साइज होता है वो साइज देखने लायक होता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ती है और किसान को प्रति पौधे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में अंडे साल भर खाए जाते हैं और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसलिए लेयर मुर्गी पालन काफी लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर इस व्यवसाय को सही जानकारी और सही तकनीकों के साथ किया जाए तो इससे किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा
अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं, और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध, बहुत सारे उपलब्ध आहार है, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें, और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें, और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है। कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें, जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए।
और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, अलसी के बीज से निकलने वाला तेल खाने के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है, बल्कि इसकी दवाइयां बनाई जाती है। इसके अलावा अलसी की खली दूध देने वाले जानवरों के लिए पशु आहार के रूप में उपयोग की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने अलसी की खेती की है और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SB अग्रवाल। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां फसल में जहां बोंडियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या, और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड़ बनी है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है, या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोड़ियाँ आ गई हैं यानी फूल निकलने के बाद उसके
अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में इसमें 2 तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। सल्फेक्स आता है और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहाँ प्रकोप देखा जाता है तो इसमें 2 चीज हैं। पहला नंबर जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से नियंत्रित हो सकती है। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में 1 से 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही अधिकतम 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। ओल की गजेंद्र किस्म की रोपाई करें। प्रत्येक 500 ग्राम की कंद की रोपाई के लिए दूरी 75 गुना 75 सेंटीमीटर रखें। गर्मा सब्जी की बुआई अविलंब संपन्न करें। इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। किसान भाई आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बागों से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें। बसंत गन्ना की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में यदि खेत में नमी की कमी होने पर रोप से पहले हल्की सिंचाई कर रोप करना चाहिए। अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव कर बीज को कार्बेंडाइजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 15 से 20 मिनट उपचारित कर रोपनी करें। प्रभेदों को बीज रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए और जहां तक संभव हो 8 से 10 महीने के फसल को ही बीज के रूप में प्रयोग करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसमें पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से या क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।
दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए मौसम साफ रहने पर प्रोफेनिफॉस 50 EC दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। अच्छे परिणाम हेतु चिपकाने वाला पदार्थ जैसे टिपोल 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल में मिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोदली पोखर, जिला रांची के कृषक रामनाथ महतो ने। ये मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामनाथ महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारी टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है। तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।